गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा पाटलिपुत्र के संदर्भ में। अब यह चैप्टर पाटलिपुत्र के संदर्भ महत्व के साथ ही यह चैप्टर ख़त्म हो गया। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले 1822 में गिरनार का महत्वपूर्ण शिलालेख की खोज की गई। जो गिरनार शिलालेख था जूनागढ़ का गिरनार में, उसकी 1822 में खोज की गई। इसमें अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के अभिलेख मिलते हैं। यहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं गिरनार अभिलेख, वह अशोक के, रुद्रदामन जो शक सम्राट थे और स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश के राजा थे, इन तीनों का अभिलेख वहाँ मिलता है। यह इसकी जो शैली थी, लिखने की शैली थी, वो काव्य शैली में थी। प्रयाग प्रशस्ति में अशोक, समुद्रगुप्त एवं जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन द्वारा लिखित है, उनके द्वारा जो में अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के लेख उत्कीर्ण किए गए हैं, यानी उसका जिक्र किया गया है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख जो 510 ईस्वी में लिखा गया था, भानुगुप्त जो गुप्त वंश के ही शासक थे, उनका एरन अभिलेख से भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। यानी ऐतिहासिक रूप से, लिखित रूप से साक्ष्य, पहला साक्ष्य मिलता है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख से उसके द्वारा बताया गया अश्वमेध यज्ञ का पता चलता है। इसका भी पहला प्रथम अभिलेख या अश्वमेध यज्ञ का प्रथम साक्ष्य, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो रामायण के बाद में अश्वमेध यज्ञ का जो लिखित साक्ष्य अगर बोला जाए तो पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख से पता चलता है, क्योंकि रामायण के बाद में लिखित रूप में, ऐतिहासिक रूप में, साक्ष्य के रूप में अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जिसका साक्ष्य उपलब्ध है। इसलिए इसे प्रथम साक्ष्य भी माना जाता है अश्वमेध यज्ञ का। अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी में ईस्वी पूर्व में हुई थी और इसकी रचना कौटिल्य ने की थी, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। समुद्रगुप्त को यूरोप का नेपोलियन कहा जाता है। अगर हम इसे उल्टा करें तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। मस्की, गुर्जरा, नेनूर और उडगोलिम के लेखों में अशोक का नाम मिलता है। ये सभी जो लेखक हैं, इनके लेखों में अशोक का नाम बहुत बार जिक्र आया है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसे उदाइन ने बसाया था और इसका पूर्वत नाम पाटलीग्राम था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब कुछ बहुविकल्पीय हम लोग प्रश्न भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया था? तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु, जो कि उदाइन के बाद हर्यक वंश के शासक थे। उसके बाद जीवक वैद्य किस वंश के काल का था? जीवक वैद्य जो थे वो किस वंश के काल के थे? तो वो भी हर्यक वंश के थे। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में समय में हुआ था, लेकिन उसका जीर्णोद्धार और निर्माण जो था वो किसने कराई थी अपने खर्च से? तो रुद्रदामन जो शक सम्राट थे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाइन ने किस नदी के संगम पर किया था? यानी नदी के संगम, यानी कि 2-3 नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहा जाता है। तो इसमें गंगा, सोन और पुनपुन नदी, जिसे गंडक भी कहा जाता है, इन 3 नदियों के संगम पर उदाइन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? सबसे पहले भारत के अलावा एशिया और यूरोप में सबसे पहले हुणों को पराजित करने का जो श्रेय है वो स्कंदगुप्त को जाता है। सबसे पहले उन्होंने ही, स्कंदगुप्त ने ही हुणों को परास्त किया था। ज्ञात हो आपको, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चीन की जो महादीवार बनाई गई थी, ये हुणों के आक्रमण से बचने के लिए ही बनाई गई थी। तो वो भी, चीन के लोग भी, चीन के शासक भी हुणों को पराजित नहीं कर पाए थे, लेकिन स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर दिया था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। किस अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख प्रभावती गुप्त के अभिलेख में मिलता है।
भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? यानी भूमि अनुदान से संबंधित जो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, प्रथम लिखित प्रमाण है, वह सातवाहन काल का मिलता है। यह सबसे पहला प्रमाण था। उसके बाद 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? सती प्रथा का जो अभिलेख है, उल्लेख है, 510 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ मिला है? तो इसका आंसर है एरन सागर, मध्य प्रदेश। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? अशोक ने कई अभिलेख लिखे थे, उसमें किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग का पता चलता है, कलिंग युद्ध विजय का पता चलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय का पता चलता है। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया है? तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने सिर्फ अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट प्रयास माना गया। मौर्य कला के निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य काल में जो स्थापत्य या कला स्थापत्य वास्तुकला थी, उसमें सबसे बेहतरीन नमूना और सबसे अच्छा नमूना स्तंभ को माना गया। जो स्तंभ उन्होंने बनवाए वो सबसे बेहतरीन नमूना माना गया। इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना मेगास्थनी ने की थी, जो चंद्रगुप्त के समय भारत में आए थे राजदूत बनकर यूनानों का। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। भारतीय इतिहास के कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो निश्चित रूप से भारतीय का काल का इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। अशोक के धम्म लेने के बाद धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था, जिसके जो वो पूरे भारत में और भारत से बाहर विदेशों में भी धम्म का प्रचार करते थे। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र हो या इंडिका हो, इससे किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के बारे में विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। 16 महाजनपदों में सबसे महाशक्तिशाली जनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हमने पहले ही कहा कौटिल्य चाणक्य हैं। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? वज्जी जो संघ था, जो महाजनपदों में वज्जी महासंघ था, इसको सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। जो आज हम लोग भारत में जो है वो गणतंत्र है, वो पहले वज्जी महासंघ में था। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनपद का शाब्दिक अर्थ जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसे जनपद कहा जाता है, ये शाब्दिक अर्थ है। तो आज हम लोगों ने देखा इन सब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, और कुछ पॉइंट्स थे चैप्टर 2 के जो मौर्य काल से गुप्त काल का तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास था। इसके संदर्भ में हमने कुछ पॉइंट्स देखे और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह बाहर ना निकलें। धन्यवाद।